Hello everyone, welcome back to our channel Political Science with PS. Myself Pooja. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 पॉलिटिकल थॉट के की कंसेप्ट में फोर्थ की कंसेप्ट जो कि है राइट्स यानी अधिकार। इससे पहले हम तीन की कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। और आज हम यहाँ पे फोर्थ की कंसेप्ट राइट्स यानी अधिकार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकार या राइट्स क्या होते हैं, अधिकारों का अर्थ क्या है। अधिकार आत्मविकास के वे दावे हैं जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य के द्वारा समर्थित हों। यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी समाज जिसको मान्यता दे देता है वो अधिकार कहलाते हैं। और दूसरा जो राज्य के द्वारा समर्थित हो, जिसका समर्थन राज्य के द्वारा हो, वे अधिकार होंगे। और अधिकार आत्मविकास के दावे हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है हेराल्ड लोस्की ने। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के पूर्ण आत्मविकास के लिए ज़रूरी हैं, यानी हमारी सोशल लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन जो हमारे पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हो, वे अधिकार हैं हेराल्ड लोस्की के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिकारों की विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता है कि अधिकारों का जन्म समाज में होता है, यानी समाज से बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार तभी जन्म लेंगे जब समाज होगा। इनका कर्तव्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है, ये दायित्वों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी सुन चुके हैं हम कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ रिलेट करते हैं। अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है। अधिकार हमारा स्वार्थी दावा नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए है। एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए होते हैं अधिकार। ये सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, सभी की भलाई के लिए होते हैं। राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं है, वह केवल इन्हें मान्य करता है। यानी अधिकारों को राज्य नहीं बनाता, राज्य तो केवल इन अधिकारों को मान्यता देता है, इनको लागू करता है। अधिकारों को बनाने वाला राज्य नहीं है। अधिकार निश्चित होने चाहिए, उनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। जो भी अधिकार, जो भी राइट्स में नागरिकों को दिए हैं, वे बिल्कुल निश्चित होने चाहिए और उनकी अच्छी तरह से व्याख्या होनी चाहिए, ताकि अलग अलग अर्थ ना निकलें अधिकारों के। अधिकार वर्धनशील होते हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहते हैं, यानी अधिकार टाइम टू टाइम बढ़ते ही रहते हैं। अधिकारों में कमी नहीं की जाती, बल्कि अधिकारों को बढ़ाया ही जाता है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, बदलती है, उसी तरह अधिकार भी बढ़ते ही रहते हैं। होयफील्ड के अनुसार अधिकार के चार तत्व होते हैं। होयफील्ड ने अधिकारों के चार तत्व बताए हैं जिनसे अधिकारों की प्रकृति को पहचाना जाता है। ये चार तत्व हैं: विशेष अधिकार, दावा, शक्ति और प्रतिरक्षा। विशेष अधिकार, दावा, शक्ति और प्रतिरक्षा होयफील्ड के अनुसार अधिकारों के ये चार तत्व हैं। अब हमें करना है अधिकारों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आए थे नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों के बाद नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकारों के बाद आए राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों के बाद सामाजिक आर्थिक अधिकार आए और उसके बाद सांस्कृतिक अधिकार आए। और इन लास्ट अब जो हैं पर्यावरणीय अधिकारों की बात की जा रही है। नैतिक आधार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और पर्यावरणीय अधिकार। 20वीं शताब्दी के मानवाधिकारों की संकल्पना के सामने 20वीं शताब्दी में ये जो मानवाधिकारों की संकल्पना हमारे सामने आई थी, ह्यूमन राइट्स की, जो कि 21वीं शताब्दी तक आते आते अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। यानी आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा बात की जाने लगी है, मानव अधिकारों की बात की जाने लगी है। तो हमें ये जानना है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार
जब अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्निहित होते हैं, तब उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। और जब ये राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होंगे तो हम इन्हें नागरिक कानून या संवैधानिक अधिकार कहेंगे। यानी जब तक अधिकार राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है तो वो नागरिक या संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे, और जब ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित हो जाएंगे तो ये मानव अधिकार कहलाए जाएंगे। जो एक मनुष्य को मानव होने के नाते दिए जाते हैं वो उसके मानव अधिकार हैं। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा बनाई गई असली नो रूजवेल्ट कमेटी की सिफारिश पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की है? तो ये की गई थी 10 दिसंबर 1948 में, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी। 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा हुई, जिसे 1976 में लागू किया गया। 1966 में ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा हुई, और ये भी 1976 में लागू हुई। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कब हुई और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कब हुई? ये हुई थी 1966 में और इसे लागू किया गया था 1976 में। उसके बाद आता है अधिकारों का वर्गीकरण। प्रकृति के अधिकारों पर प्रकृति के आधार पर अधिकारों का वर्गीकरण कैसे होगा? प्रकृति के आधार पर अधिकार जो हैं 2 प्रकार के होंगे, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार का मतलब है राज्य के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों में हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। वो हमारा एक नेगेटिव राइट है, क्योंकि राज्य द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। उसके बाद है सकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार का मतलब है राज्य के द्वारा सहायता देना। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, कानूनी सहायता पाने का, विचार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार। ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त अधिकार होते हैं और इन्हें सकारात्मक अधिकार माना जाता है। उसके बाद है विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकरण। विषय वस्तु के आधार पर अधिकारों का वर्गीकरण में पहला अधिकार आता है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है, जैसे कि बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की देखभाल का अधिकार और शिक्षकों को सम्मान पाने का अधिकार। यानी जो हम अपने मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए जिन अधिकारों का पालन करते हैं वो हमारे नैतिक अधिकार होते हैं। उसके बाद आते हैं नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। यानी एक नागरिक को एक व्यक्ति को एक देश का नागरिक होने के हिसाब से जो अधिकार मिलते हैं, नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं, वो नागरिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, वाणी, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी देश के नागरिकों को जो अधिकार मिले वो उनके नागरिक अधिकार हैं। तीसरा अधिकार आता है राजनीतिक अधिकार। राजनीति से संबंधित अधिकार। राजनीतिक अधिकार इसमें आता है वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक नियुक्तियां पाने का अधिकार, सरकार का विरोध या समर्थन करने का अधिकार, सार्वजनिक नीति निर्माण और कार्यों में सहभागिता का अधिकार। यानी राजनीति में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, चाहे वो वोट देकर हो, चाहे वो चुनाव लड़ने से लेकर हो। उसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक अधिकार। सामाजिक और आर्थिक अधिकार में आते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार। यानी जो हमें समाज में या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने से संबंधित जो अधिकार होंगे वो सामाजिक आर्थिक अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। पर्यावरणीय अधिकार, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, परमाणु मुक्त विश्व, शुद्ध जल का अधिकार। ये अधिकार कुछ ऐसे हैं जो पर्यावरणीय अधिकार हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अधिकार एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। उसके बाद आते हैं अधिकारों के सिद्धांत। अधिकारों के कुछ सिद्धांत है जिसमें पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत,
अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुसांस्कृतिक अधिकार सिद्धांत, समुदायवादी बहुलवादी अधिकार सिद्धांत, उदार समतावादी सिद्धांत, अधिकारों का स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत और नारीवादी दृष्टिकोण। ये कुछ अधिकारों के सिद्धांत हैं। इनको हम अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, राज्य से पूर्व हैं, यानी राज्य के जन्म से पहले ही अधिकार आ गए थे, अतः इन्हें छीना नहीं जा सकता क्योंकि ये ईश्वर ने दिए हैं। राज्य का निर्माण अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का जन्म राज्य से पूर्व हुआ है और राज्य का जन्म तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। अधिकार हमें ईश्वर ने दिए हैं। प्राकृतिक अधिकार सर्वव्यापक हैं, असीम हैं और निर्बाध होते हैं। सभी जगह पर समान रूप से फैले हुए हैं, ये अधिकार सभी को मिले हैं, असीम हैं और निर्बाध हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं बल्कि इनका रक्षक है। ये जो अधिकार हैं वो राज्य ने नहीं दिए हैं बल्कि राज्य तो उसकी रक्षा करता है, ये मानता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं थॉमस होब्स, जॉन लोक, थॉमस पेन और आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। थॉमस होब्स मानते हैं प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी खुद की रक्षा करने का अधिकार हमारा प्राकृतिक अधिकार है। लोक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लोक के अनुसार ये 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। थॉमस पेन की बुक कई बार पूछी जाती है, राइट्स ऑफ मैन एंड कॉमन सेंस। थॉमस पेन की 2 बुक है, राइट्स ऑफ मैन एंड कॉमन सेंस, इसमें इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। और आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ है, रिकार्डो है और माल्थस हैं जो कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तीनों क्रांतियाँ, जो 3 क्रांतियाँ हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये तीनों क्रांतियाँ प्राकृतिक अधिकारों पर ही आधारित हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में और ये इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिकन क्रांति 1776 में हुई थी। अमेरिकी क्रांति का नारा भी कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। अमेरिकी क्रांति का नारा है जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना, जो कि प्राकृतिक अधिकारों पर ही आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी प्राकृतिक अधिकारों पर ही आधारित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक है। ये क्वेश्चन भी है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू की गई? 10 दिसंबर 1948। गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688, अमेरिकन क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और ये तीनों ही क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित हैं। साथ ही साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का विरोधी है विधिक अधिकार सिद्धांत या कानूनी अधिकार सिद्धांत। यानी अधिकारों का ये जो कानूनी सिद्धांत है ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट है, उसका विरोध करता है। ये मानता है कि अधिकार ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि राज्य की देन है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि अधिकार हमें ईश्वर ने दिए हैं, राज्य तो केवल उनकी रक्षा करता है। लेकिन अधिकारों का कानूनी सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य की देन है। अधिकार विधि या कानून के द्वारा समर्थित हैं और ये असीमित नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं और कानून के द्वारा ये समर्थित होते हैं। राज्य अधिकारों को देता है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के अनुसार। यह सिद्धांत संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। ये सोबर्निटी का एकलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके समर्थक भी थॉमस होब्स हैं। थॉमस होब्स का कहना है कि जिन समझौतों के पीछे तलवार की शक्ति नहीं होती, वे शब्दा आडंबर मात्र होते हैं। यानी अगर हमने कोई समझौता कर लिया लेकिन उस समझौते के पीछे उस समझौते की रक्षा करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, तो वो समझौता केवल आडंबर है। यानी ये जो अधिकार हैं इनके पीछे कानूनी शक्ति होती है। कानून के द्वारा ही अधिकार लागू किए जाते हैं और अगर उल्लंघन होता है तो कानून के द्वारा ही उन्हें दंड दिया जाएगा। दूसरे समर्थक हैं इसके बेंथम। बेंथम कहते हैं अधिकार विधि और केवल विधि के ही फल हैं, यानी अधिकार केवल कानून के द्वारा ही दिए जाते हैं। बिना विधि के कोई अधिकार नहीं है, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं है और विधि के विरुद्ध और इससे पहले भी कोई अधिकार नहीं है। कानून के विरुद्ध और कानून से पहले कोई अधिकार नहीं, यानी सिंपल सा मतलब है कि अधिकार कानून के द्वारा ही दिए जाते हैं, कानून
के द्वारा ही इनकी रक्षा की जाती है, बेंथम के अनुसार। तीसरा सिद्धांत आता है सामाजिक कल्याण सिद्धांत। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक हैं लोस्की, बेंथम और जीएस मिल। बेंथम और जीएस मिल ये उपयोगितावादी सिद्धांतवादी हैं। उपयोगितावादी और कल्याणकारी उदारवाद ने आबाद प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। ये सिद्धांत भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना करता है। समकालीन समर्थक हैं इसके, कंटेम्प्रेरी सपोर्टर्स हैं रोस्को पाउंड, प्रोफेसर शेफी, वैन न्यूमैन। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के अनुसार वे ही अधिकार मान्य हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता हो, यानी समाज में केवल उन्हीं अधिकारों को मान्यता प्राप्त है जिससे कि समाज की उपयोगिता बढ़े, जिसकी सामाजिक उपयोगिता हो। उपयोगितावादियों के अनुसार इनका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावादियों का सूत्र है और इसके समर्थक हैं बेंथम और जीएस मिल। लोस्की के अनुसार राज्य के द्वारा अधिकारों की मान्यता की बात की जाती है। लोस्की राज्य के द्वारा अधिकारों की मान्यता की बात करता है। लोस्की जॉन लोक के विचारों से सहमत नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और इसमें अधिकारों को बाह्य मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। यानी यहाँ पर जॉन लोक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, लेकिन लोस्की उसके अपोजिट है जो कि राज्य के द्वारा अधिकारों की बात करता है। यानी जो अधिकार है वो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं उनकी बात करता है लोस्की। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है हमारा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके समर्थक हैं एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग कहते हैं अधिकार इतिहास की देन है। नाम से स्पष्ट है ऐतिहासिक सिद्धांत, तो इसका मतलब अधिकार इतिहास की देन है। हिस्ट्री में ही अधिकार बना दिए गए थे। जब रीति रिवाज या परंपरा लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं तो वे स्थिर हो जाते हैं और अधिकार बन जाते हैं। जो हम रीति रिवाज आज फॉलो कर रहे हैं वो लंबे समय बाद वही हमारे अधिकार बन जाएंगे, और जो आज के अधिकार है वो हमारे पुराने टाइम की रीति रिवाज या परंपरा है। जब कोई रीति रिवाज या परंपरा लंबे टाइम तक बनी रहती है तो वे वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं और अधिकार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन संबंधी अधिकार, ये अधिकार हमारा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है क्योंकि ये परंपराएं थी और आज के टाइम में ये हमारे अधिकार बन चुके हैं, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन संबंधी अधिकार। इस सिद्धांत में अधिकारों को सामाजिक मान्यता की तो आवश्यकता होती है लेकिन राज्य द्वारा मान्यता जरूरी नहीं। ऐतिहासिक सिद्धांत में अधिकारों को केवल समाज की मान्यता होनी चाहिए। समाज अगर उन अधिकारों को मान्यता दे देता है तो वो अधिकार बन जाते हैं। राज्य की मान्यता की इसमें जरूरत नहीं है। बर्ग ने ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति का समर्थन किया था क्योंकि वह ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति किस पर आधारित थी? ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति प्राकृतिक, काल्पनिक और आमूलवादी अधिकारों पर आधारित थी। यहाँ पे बर्क ने ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति का समर्थन किया है और फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित थी और ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति ऐतिहासिक आधारों पर आधारित है, और ऐतिहासिक आधारों के समर्थक हैं एडमंड बर्क। इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना में ये कहा जाता है सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ये सारे रीति रिवाज ही हैं जो पुराने टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं। दास प्रथा लंबे समय तक प्रचलन में रही। कुप्रथाएं अगर अधिकारों का रूप धारण कर लें तो ये अनुचित है। ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है ना कि जो परंपराएं, रीति रिवाज है वो लंबे समय तक बनी रहेंगी तो अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेंगी। लेकिन समाज में ये रीति रिवाज या प्रथाएं हैं, कुछ कुप्रथाएं भी तो हैं, जैसे सती प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा, दास प्रथा। अगर ये लंबे टाइम तक प्रचलन में रही और अधिकार बन गई तो ये गलत होगा। खाप पंचायत द्वारा ओनर किलिंग का मामला, भ्रूण हत्या, इनको भी सामाजिक मान्यता मिली हुई है लेकिन ये अधिकार नहीं है। ओनर किलिंग का मामला, भ्रूण हत्या का मामला, समाज ने तो इन्हें मान्यता दे दी लेकिन फिर भी इनको हम अधिकार नहीं कह सकते। ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। उसके बाद आता है हमारा समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। इसके समर्थक हैं मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं वे रीति रिवाज जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिन्हें राज्य कानून में बदल दे वो अधिकार बन जाते हैं। यानी ऐतिहासिक सिद्धांतों में क्या था कि केवल समाज द्वारा ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी हो और उसके बाद राज्य भी उन्हें कानून में बदल दे, उन्हें हम अधिकार कहेंगे। यानी प्रथाएं, परंपराएं हैं, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है उनकी, समाज ने उनको अधिकार बना दिया, लेकिन जब तक राज्य उनको कानून में ना बदल दे तब तक वो अधिकार नहीं माने जाएंगे समाज वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार। अगला सिद्धांत आता है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्ट थ्योरी। इसके समर्थक हैं टी एच ग्रीन और इमैनुअल कांट।
इनके अनुसार अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य दशाएं हैं, यानी मनुष्य का आंतरिक विकास करने की बाह्य दशाएं हैं अधिकार। यदि मनुष्य को अपना विकास करना है तो उसके लिए बाह्य जरूरतें अधिकार हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार ये इनका वाक्य पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, अधिकार मानव जीवन के आंतरिक विकास की बाह्य दशाएं हैं, ये कहा है टी.एच. ग्रीन ने। ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति की एक मांग है। अधिकार व्यक्ति की एक मांग है, इसे समाज स्वीकृति देता है। केवल नैतिक मांग ही अधिकार बनती है और व्यक्ति व समाज के आदर्श और कल्याण में कोई अंतर नहीं होता। यानी ग्रीन कहते हैं कि अधिकारों का जन्म तब होता है जब व्यक्ति उसकी मांग करते हैं, और जब एक मांग उठती है तो समाज इसे स्वीकृति देता है। लेकिन सभी मांगों को समाज स्वीकृति नहीं देगा, केवल जो नैतिक मांगे हैं उन्हीं को समाज स्वीकृति देगा और केवल वही अधिकार बन पाएंगी। व्यक्ति और समाज के जो आदर्श हैं और कल्याण है उनमें कोई अंतर नहीं होता। एक व्यक्ति का आदर्श या एक व्यक्ति का कल्याण का मतलब पूरे समाज का कल्याण या पूरे समाज का आदर्श होगा। इनकी बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लाइजेशन। टी.एच. ग्रीन की बुक का नाम याद रखना, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लाइजेशन। मानव की चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये वाक्य किनका है, बार्कर का। बार्कर कहते हैं कि मनुष्य की चेतना आजादी चाहती है, स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता में ही हमारे अधिकार छुपे हुए हैं। और अधिकार रक्षा के लिए किसकी मांग करेंगे, राज्य की मांग करेंगे, बार्कर के अनुसार। यानी यहाँ पर स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य, इनमें एक संबंध है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता के लिए उसे अधिकार चाहिए और अधिकारों की रक्षा के लिए उसे राज्य चाहिए। इसकी आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की, सामान्य हित और व्यक्तिगत हित में अंतर हो सकता है। ये सिद्धांत मानता है कि एक व्यक्ति का हित और पूरे समाज का हित इक्वल है, लेकिन आलोचना की जाती है कि सामान्य हित, कॉमन हित और व्यक्तिगत हित में अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति का हित अलग हो सकता है और समाज का हित अलग हो सकता है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के बराबर हक के योग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति विवेकशील है और वह अपने जीवन के प्रत्येक फैसले को निर्देशित करने में सक्षम है। कांट ने कहा कि हर एक व्यक्ति को सम्मान पाने का हक है, क्योंकि हर व्यक्ति रैशनल है, वह विवेकशील है और अपने जीवन के हर एक फैसले लेने में सक्षम है। इसलिए सभी को सम्मान का बराबर हक मिलना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। यह अधिकारों को आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन संबंधों से जोड़ता है। जैसे कि मार्क्स ने व्यवस्था और उत्पादन संबंधों में रिलेशन बताया था, आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन संबंधों में, उसी तरह ये सिद्धांत भी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन संबंधों को जोड़ता है। किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी युग हो, वहां पे जो अधिकार प्रचलित हैं वो प्रभुत्वशाली वर्ग के ही अधिकार होंगे, शोषक वर्ग के ही अधिकार होंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार। पूंजीवादी व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र यानी साम्यवाद का आरंभिक दौर, इसमें अधिकारों का सूत्र था हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसके कार्य के अनुसार। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से अधिकारों में ये बात की गई है, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसके कार्य के अनुसार, ये कहा गया अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत में। जबकि साम्यवाद में था हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। जबकि मार्क्सवाद में ये सूत्र रहा पूंजीवादी व्यवस्था में हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसके कार्य के अनुसार, यानी जितनी उसकी क्षमता है उससे उतना ही काम लिया जाए और जितना वो काम कर रहा है उसको उस काम के ही पैसे दिए जाएं। जबकि साम्यवाद में है हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपनी क्षमता से दूसरों से काम करवाएंगे और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हम पैसे देंगे, वो है साम्यवाद में। ये डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद आता है बहुसांस्कृतिक सांस्कृतिक अधिकार। बहुसांस्कृतिक अधिकार सिद्धांत, इसके समर्थक हैं भीखू पारेख। ये नाम याद रखना, भीखू पारेख और वील कमलिका बहुसांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। भीखू पारेख कहते हैं मनुष्य की सामूहिकता बहुसांस्कृतिक समाजों में व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय या फिर समूह अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए अधिकारों की मांग करता है। यहाँ पे केवल एक मनुष्य मांग नहीं उठाएगा अधिकारों के लिए, बल्कि मनुष्यों की सामूहिकता यानी पूरा समाज, पूरा समुदाय अपनी पहचान की रक्षा के लिए अधिकारों की मांग करेगा। किमेलिका ने 3 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किमेलिका ने कितने प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया है। किमेलिका 3 प्रकार के अधिकारों का वर्णन करता है। पहला है स्वशासन का अधिकार, दूसरा है बहुसंजातीय अधिकार और तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार।
सुशासन का अधिकार, खुद के शासन का अधिकार, बहुसंजातीय अधिकार, बहुत सारी जातियों का अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार, यानी जो उनकी अलग जाति हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार दिए जाएं। उसके बाद आता है समुदायवादी बहुलवादी अधिकार सिद्धांत। इसके समर्थक है माइकल वाल्चर। ये भी पूछा जा सकता है कि माइकल वाल्चर किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं समुदायवादी बहुलवादी अधिकारों के सिद्धांत से। इनकी बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1983 में लिखी थी। माइकल वाल्चर की बुक का नाम स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। अधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज एक भ्रमित खोज है। माइकल वाल्चर के अनुसार अगर हम अधिकारों का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत खोजना चाहें तो ये खोज एक भ्रमित है, क्योंकि अधिकारों का कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं होता, कोई भी यूनिवर्सल नियम अधिकारों का नहीं होता, यूनिवर्सल थ्योरी नहीं होती माइकल वाल्चर के अनुसार। उसके बाद आता है हमारा उदार समतावादी सिद्धांत। उदार समतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं डवार्किन। इनकी बुक का नाम है टेकिंग राइट्स सीरियसली, जो कि इन्होंने 1977 में लिखी थी। इस बुक का नाम याद रखना, टेकिंग राइट सीरियसली डवार्किन की बुक का नाम है। व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के की तरह होते हैं। डवार्किन कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार, जो हमारी पर्सनल राइट्स हैं, वो हमारे पास राजनीतिक इक्के की तरह होते हैं। डवार्किन कहते हैं अधिकार तुरुप का पत्ता है। वे व्यक्ति के अधिकारों को सार्वभौमिक नैतिकता से भी पहले रखने की वकालत करता है। तुरुप का पत्ता कहता है, तुरुप का पत्ता क्या है? जिसके पास तुरुप का पत्ता वो गेम जीत जाता है। उसी तरह ये जो अधिकार है वो भी एक तुरुप का पत्ता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों को सार्वभौमिक नैतिकता से भी पहले रखने की वकालत करते हैं डवार्किन। नैतिकता के स्तर पर दो ही न्यायोचित अधिकार माने हैं। एक है समानता यानी संसाधन क्षमता का अधिकार, और दूसरा है मानवीय प्रतिष्ठा या गरिमा का अधिकार। दो ही न्यायोचित अधिकार हैं नैतिकता के आधार पर, समानता का अधिकार और मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार। स्वतंत्रता का जो ये अधिकार है वो गलत धारणा है। केवल दो ही अधिकार हैं, समानता का और मानवीय प्रतिष्ठा का। वार्किक के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार कोई अधिकार नहीं होता। उसके बाद आता है अधिकारों का स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत। अधिकारों के स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत के समर्थक हैं रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार संपत्ति का अधिकार असीम और सर्वप्रमुख मानव अधिकार है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक असीम अधिकार है और सबसे प्रमुख मानव अधिकार माना जाता है। व्यक्ति के अधिकार ही नैतिकता का एकमात्र आधार है। जब तक दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता, प्रत्येक कार्य नैतिक दृष्टि से उचित है। यानी हम अपना काम करते रहें, अपने अधिकारों को फॉलो करते रहें, लेकिन जब दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाएं तो वो नैतिक दृष्टि से अनुचित होगा। नैतिक दृष्टि से उचित केवल तभी होगा जब दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, हम अपने अधिकारों का यूज करते रहें, दूसरे के अधिकारों के बीच में हस्तक्षेप ना करें, उनको अतिक्रमण ना करें, तो वो नैतिक दृष्टि से उचित है। उसके बाद आता है नारीवादी दृष्टिकोण, जो कि बिल्कुल लास्ट है अधिकारों के सिद्धांत में। नारीवादी दृष्टिकोण अमेरिका की नेशनल वुमेन सैफ्रेज एसोसिएशन की स्थापना करने वाली एलिजाबेथ कैडी स्टेनन और सुजान बी एंथनी ने अपने साप्ताहिक पत्र में नारा दिया था, पुरुष और उनके अधिकार, इससे पहले कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं, महिलाएं, उनके अधिकार और उससे कुछ कम नहीं। यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान रखने योग्य हैं। नेशनल वुमेन सैफ्रेज एसोसिएशन, ये कहाँ की एसोसिएशन है? अमेरिका की। इसकी स्थापना किसने की है? एलिजाबेथ कैडिस्टेनन और सुजान बी एंथनी ने। नेशनल वुमेन सैफ्रेज एसोसिएशन की स्थापना एलिजाबेथ कैडिस्टेनन और सुजान बी एंथनी ने की है, और ये अमेरिका का एसोसिएशन है। सुजान बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडिस्टेनन ने अपने साप्ताहिक पत्र में एक नारा दिया था। ये याद रखना है, ये कौन सा नारा था? पुरुष और उनके अधिकार और इससे अधिक कुछ नहीं, महिलाएं और उनके अधिकार और उससे कुछ कम नहीं। यानी मैक्सिमम पुरुषों के अधिकार हैं और मिनिमम महिलाओं के अधिकार। ये कहना है नारीवादी दृष्टिकोण का, नारीवादी अधिकारवादियों का। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है अधिकार क्या है, अधिकारों की डेफिनेशन क्या है, और अधिकार पर विभिन्न विचारकों के विचार क्या है, और साथ ही अधिकारों से संबंधित सिद्धांत क्या-क्या है, और इन सिद्धांतों में कौन-कौन से विचारक हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के बारे में विचार दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।